Very good morning and Jai Hind students. Once again, welcome to the online class of PST. Continuing with chapter number 2, that is Principles of Management. In last lecture, we discussed the topic Taylor's Scientific Management, in which we discussed the characteristics of the scientific management, right? What scientific management is and what are the characteristics of scientific management. Then we have discussed the principles of scientific management. That was, first one is science not rule of thumb. मतलब हमें हिट और मिस वाला रूल नहीं अपनाना है. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मीन्स जिसमें इट वाज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस नॉट थियोरी. तो देयर मस्ट बी सम साइंटिफिक मेथड, उसके बाद हमें कुछ अडॉप्ट करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट? हम ऐसे नहीं छोड़ सकते किसी भी काम को कि करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है. टेलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में यही सीखा कि देयर मस्ट बी अ साइंटिफिक मेथड ऑफ डूइंग समथिंग. देन कम्स हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड. इसमें हमने टॉपिक पढ़ा मेंटल रिवोल्यूशन, जिसमें मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए. दोनों को सोचना चाहिए हाउ टू रेज प्रॉफिट. वर्कर्स को उसके लिए वर्कर्स हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड टू शेयर गेन्स टू द वर्कर्स. बट मोटिव मस्ट बी वन, दैट हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन, क्योंकि दोनों के बिना ये काम नहीं हो सकता. Then comes cooperation, not individualism. Means I must be replaced with we. Individualism is replaced. This word must be replaced with cooperation. Okay. Then comes the another point, that was development of each worker to his greatest efficiency and prosperity. Right? What was in this? Workers should be trained to avoid wrong methods of work. Management is responsible for the scientific training of the workers so that they may learn the best method of doing their work. Right? These were the 4 principles of scientific management. Then today we'll discuss the another topic, that was mental revolution. Beta, this already we have discussed in the last lecture. What actually mental revolution is? The basic idea behind the principles of scientific management is to change the mindset or attitudes of the workers and the management towards each other. क्योंकि कई तरह की problems हो जाती हैं. So change the mindset or attitudes of the workers and the management towards each other. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? एक दूसरे के लिए मैनेजमेंट और वर्कर्स को सोचना होगा. And with the revolutionary change in attitudes of the workers and the management, it is not possible to implement, मतलब without this change it is not possible to implement scientific management. अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेगी तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम अप्लाई नहीं कर सकते. क्या होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में? जैसे मैंने आपको बताया कि देयर मस्ट बी वन मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, वन वे ऑफ डूइंग वर्क, वन वे ऑफ डूइंग द बेस्ट मेथड, ठीक है, अमंगस्ट वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. तो उसके लिए दोनों का माइंडसेट का में चेंज होना बहुत ज़रूरी है. टेलर कॉल्ड अपॉन द मैनेजमेंट एंड वर्कर टू कोऑपरेट ईच अदर इफ़ दे वांटेड टू अटेन द मैक्सिमम आउटपुट. ठीक है. अच्छा, मेंटल रेवोल्यूशन के 3 इम्प्लीकेशंस होते हैं, मतलब ये अनुमान लगाया जाता है. इट हैज़ 3 इम्प्लीकेशंस एंड व्हाट आर दोज? See, this is your topic, mental revolution. It has 3 implications, like efforts for increasing productivity. हम वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाते हैं सो दैट दे कैन अडॉप्ट द साइंटिफिक मेथड्स. किस लिए? ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए. क्रिएशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. अगर दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, आपस में ट्रस्ट होगा, कॉन्फिडेंस होगा. डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड द प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम के प्रति फिर वो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करेंगे, साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे. ऐसे नहीं सोचेंगे कि चलो करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है. they'll start finding the best method for the problem. ओके. अच्छा, मैनेजमेंट भी दोनों के पार्ट से, लाइक मैनेजमेंट रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द मैनेजमेंट शुड ट्राई टू फाइंड द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वेरियस जॉब.
वेरियस जॉब को समझो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कार की व्हील्स का, तो एक बेस्ट मेथड ये है कि जब हम कार में व्हील लगाते हैं तो हर व्हील के बाद 3 मिनट के लिए मतलब 3 मिनट का टाइम मिलेगा असेंबल करने के लिए व्हील को, फिर चेन ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। तो एक मेथड होना चाहिए। अगर ये मेथड नहीं होगा तो पूरा दिन ही कार में व्हील लगते रहेंगे। ओके और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सेलेक्ट राइट टाइप ऑफ पीपल फॉर द राइट जॉब। इसे स्टाफिंग कहते हैं ना, हमने पढ़ा है पहले। एंड गिव देम एडिक्वेट ट्रेनिंग। अगर आपने सेलेक्ट कर लिए राइट टाइप ऑफ पीपल फॉर द पर्टिकुलर जॉब तो उन्हें ट्रेंड भी करना, ताकि आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हाथ होता है। वर्कर्स के बारे में सोचना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, राइट। It is the responsibility of management to train the worker who are working with them. Continuously training मिलनी चाहिए। और what on the part of workers should also change their attitude toward management. They should not be work shirkers. Work shirkers कौन होते हैं? कामचोर। कामचोर नहीं होने चाहिए। उन्हें पता है we are working for an organization जहाँ पर the very first motive is to achieve the organization objective, to achieve the organization objective of this organization. They should be disciplined. They should be loyal and sincere toward their task. They should not indulge in wastage of time and material. So both management and workers should trust each other and cooperate in achieving the maximum production. यही तो उनका मेन गोल होना चाहिए। आपको बताया था ना, अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट आता है तो लेटर मस्ट प्रिवेल। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को वैल्यू दी जाती है, क्योंकि आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हो उनको फ़ायदा देने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कर रहे हो। यू वांटेड टू बाय अ हाउस, यू वांटेड टू बाय अ कार, बट द वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी द ऑर्गेनाइजेशन यू आर ज्वाइनिंग, it is your responsibility to help them to achieve their organization objective. Only then the management is supposed to think about you. Okay, right. सो अभी हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, गिवन बाय टेलर। अभी टेलर की टेक्निक्स पढ़ेंगे कि व्हाट आर दी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। द वेरी फर्स्ट टेक्निक इज फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैनशिप क्या होता है? सी इन द बुक, लुक एट द बुक। फोरमैनशिप इज द पर्सन होल्ड द एम्प्लॉयज, द पर्सन हु होल्ड द एम्प्लॉयज। फंक्शनल जहाँ काम चलता है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हमारा जो भी काम हो रहा है, ओके जिस काम के चलते नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग विद अस, फंक्शनल फोरमैनशिप, उन सब लोगों को कैसे होल्ड करते हैं। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट को देखने के लिए एक सुपीरियर होता है, पर एक सुपीरियर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को नहीं देख सकता, तो बहुत सारे सुपीरियर्स होने चाहिए। इसमें हम वही पढ़ेंगे। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग द टास्क ऑफ सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू 8 स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड ईच फंक्शन इज एंट्रस्टेड टू अ स्पेशलाइज्ड फॉरमैन। सुपरविजन का काम इसमें डिवाइड किया जाता है 8 स्पेशलाइज्ड फंक्शन में, और हर फंक्शन सौंपा जाता है एक स्पेशलाइज्ड फॉरमैन को। देखो, फैक्ट्री मैनेजर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, काम को डिवाइड किया है प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। यहाँ डिपार्टमेंट्स की बात नहीं हो रही है, हर कंपनी में डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग एंड HR। यस, तो इन एवरी डिपार्टमेंट ये सभी डिपार्टमेंट्स होते हैं इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ऑल दीज डिपार्टमेंट एग्जिस्ट लाइक HR, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंट्स, ठीक है, फिनेंस। बट यहाँ पर बात हो रही है प्लानिंग की, तो फैक्ट्री मैनेजर ने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। एक प्लानिंग करेगा सारी चीज़ों को, एक प्रोडक्शन इंचार्ज होगा जो प्रोडक्शन लाइन पे काम करते हैं उन्हें देखने के लिए। तो इसमें 8 स्पेशलाइज्ड, ये 2 स्पेशलाइज्ड हो गए, इनके साथ 8 स्पेशलाइज्ड फॉरमैन को रखा उन्होंने, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उन्होंने। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, शॉप डिसिप्लिनरियन, गैंग प्लान, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। ठीक है बेटा। सो बैक टू द पॉइंट, its purpose is to improve the quality of supervision at the shop floor level. इनका क्या पर्पस होता है? क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, क्योंकि एक इंसान सबकी निगरानी नहीं रख सकता, एक सुपरवाइज़र सबके लिए काफ़ी नहीं है, तो डिफरेंट स्पेशलिस्ट होने चाहिए, राइट? ऐसा माना गया।
Okay, Taylor, by putting a worker under 8 specialist foremen, right? Taylor observed that a single foreman is not competent. एक single foreman मतलब is not competent to supervise every aspect of workers job. Competent मतलब नहीं responsible हो पाता है, नहीं capable हो पाता है देखने के लिए. इसीलिए फंक्शनल फॉरमैनशिप को बनाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया. इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. हमने पढ़ा था ना, हेनरी फेयोल ने दिया था प्रिंसिपल्स, जिनमें एक प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ लेबर, जिसमें लेबर को उनके स्पेशलाइज्ड, वो जिसमें स्पेशलाइज्ड हैं वो काम उनको अलॉट किया जाता है. लेबर का डिवीजन कर दिया जाता है. ठीक है, लेबर का डिवीजन कर दिया जाता है ताकि काम आसान हो, किसी एक पर ओवरबर्डन ना हो. तो ये उसी का एक्सटेंशन फॉर्म है. एंड स्पेशलाइजेशन टू द शॉप फ्लोर लेवल ऑफ अ फैक्ट्री. बेटा शॉप फ्लोर होता है जहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं, वो एरिया जहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं. मैंने लिखा भी यहाँ पर आपके लिए. ओके, सो बट यहाँ पर क्या है, दिस वॉयलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. किस बच्चे को याद है यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फेयोल? यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है? देयर मस्ट बी वन बॉस, देयर मस्ट बी वन बॉस. हमें कमांड जो मिलनी चाहिए एक बॉस से मिलनी चाहिए, राइट? पढ़ाई याद आ गया सबको? देयर मस्ट बी वन बॉस. लेकिन यहाँ तो इतने सारे बॉस हो जाएंगे, इतने सारे हेड हो जाएंगे ऊपर, तो ये इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है. इन टेलर्स फंक्शनल फॉरमैनशिप प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन. देखो इन्होंने प्लानिंग को एग्जीक्यूशन से सेपरेट किया है. प्लानिंग करने वाले लोगों को अलग किया है, एग्जीक्यूट जो उसे करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, उनको अलग किया है, राइट? अब आप देख सकते हो प्लानिंग इंचार्ज के अंडर ये चारों आते हैं, प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर ये चारों आते हैं. ये 8 स्पेशलिस्ट हैं. ये 8 स्पेशलिस्ट मिलकर वर्कर्स के ऊपर काम करते हैं. तो वर्कर्स के ऊपर कितना बर्डन होगा? बॉसेस इतने सारे हो गए, वर्कर्स को वर्कर्स इनके लिए भी आंसरेबल है, इनके लिए भी आंसरेबल है, इनके लिए भी, वर्कर्स के ऊपर अथॉरिटी इनकी भी है, इनकी भी है, इनकी भी, इनकी भी है, सबकी है. तो मतलब वर्कर्स तो गए, क्या करेंगे वो? दे हैव नो अदर ऑप्शन, दे हैव टू फॉलो ऑल दीज स्पेशलिस्ट. अब इनके रोल्स क्या होते हैं देखो, ये पढ़ते हैं वन बाय वन. जैसे हम बात करते हैं पहले प्लानिंग इंचार्ज में. ठीक है, प्लानिंग इंचार्ज में रूट क्लर्क, देयर इज़ अ पर्टिकुलर टेबल हियर. ओके, रूट क्लर्क. अगर हम प्लानिंग डिपार्टमेंट में बात करते हैं तो व्हाट रूट क्लर्क इज सपोज टू डू? ही डिटरमाइंस द रूट थ्रू विच द रॉ मटेरियल विल पास. फॉर दिस अ रूट शीट इज प्रिपेयर्ड. रॉ मटेरियल जहाँ से पास होता है, आता है कंपनी में, कितना आ रहा है रॉ मटेरियल, ठीक है, उसकी रूट शीट इज़ प्रिपेयर की जाती है. ठीक है, कहाँ से आया रॉ मटेरियल, आया तो कितने लेबर के पास हमने पहुँचाया, किस किस के पास कितना रॉ मटेरियल गया. देन कम्स इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, laying down instructions according to which workers are required to perform their jobs. अब रॉ मटेरियल वर्कर्स तक पास ऑन हो गया है, तो अब इंस्ट्रक्शन पास करना, उन्हें किस तरह से अपनी जॉब्स को परफॉर्म करना है, वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क करेगा. देन कम्स टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम टेबल सेट करना फॉर डूइंग डिफरेंट जॉब एज पर डिटरमाइंड रूट एंड टाइम स्केड्यूल. इसमें पता चलता है कि आपके पास कितना मटेरियल है, क्या लेबर कॉस्ट होगी हर ऑपरेशन की जो आप काम कर रहे हैं. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम और कॉस्ट क्लर्क की. टाइम टेबल बनाना, स्केड्यूल बनाना और लेबर कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑपरेशन. देन कम्स शॉप डिसिप्लिनेरियन. शॉप डिसिप्लिनेरियन में द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस स्पेशलिस्ट इज टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन इन द फैक्ट्री. कि सबका काम है, जो प्रोडक्शन का टारगेट है वो अचीव होना चाहिए. अगर किसी तरह के क्लैशेस हो जाते हैं तो उसको तुरंत सॉल्व करें, या कोई एररिंग एम्प्लॉय है तो उसको पनिशमेंट मिले देना. ठीक है, डिसिप्लिनेरियन. ऑल राइट, तो ये प्लानिंग किया कि भाई रॉ मटेरियल आ रहा है, उसका प्रॉपर रूट चेक किया, वो अलॉट हो गया लेबर्स तक, अब उन्हें काम कैसे करना है, उनका स्केड्यूल बना के देना, उनका लेबर कॉस्ट चेक करना, डिसिप्लिन फैक्ट्री में मेंटेन करना. तो ये सारा काम हो गया प्लानिंग डिपार्टमेंट का. नाउ कम्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. व्हाट दे सपोज टू डू? गैंग बॉस, मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ मशीन मटीरियल टूल. मशीन मटीरियल जो भी जॉब के लिए चाहिए वो सब गैंग बॉस उन्हें अरेंज करके देगा. प्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं ना मशीन्स, बिना मशीन्स के किसी भी काम की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती मशीन मटीरियल टूल्स के. स्पीड बॉस ये देखेगा जो प्लान की है स्पीड, उस हिसाब से काम हो रहा है, उस स्पीड को मेंटेन करना. अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे इन्वेस्टिगेट करना, डिले और उसे रिमूव करना.
दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पीड बॉस. रिपेयर बॉस किसी तरह की मेंटेनेंस अगर मशीन को चाहिए, ऑयल, ग्रीसिंग, क्लीनिंग, रिपेयरिंग, ठीक है. प्रिवेंटिंग द मिस यूज़ ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिपेयर बॉस. क्योंकि क्या होता है कई बार कंपनीज़ में ना टूल्स बहुत चाहिए होते हैं काम करने के लिए. किसी चीज़ को अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वर्कर्स के अपने पर्सनल तो है नहीं, तो वो लोग ऐसे यूज़ करते हैं कि हो गया ख़राब तो कंपनी अपने आप ठीक करा लेगी. तो उसके ऊपर भी एक हेड होना चाहिए. इंस्पेक्टर, लास्ट में इंस्पेक्टर ये देखता है जिस स्टैंडर्ड हमने सेट किया था क्या वो क्वालिटी आ रही है. प्लानिंग डिपार्टमेंट ensuring the work conforms to the standard of quality laid down by planning department. प्लानिंग डिपार्टमेंट ने ही कहा था कि अब हम सब कुछ आपके लिए प्रिपेयर करके दे दिया है, प्लान करके दे दिया है, बस अब आप हमें वो क्वालिटी प्रोवाइड करना. तो इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव अ कीप एन आई टू हैव अ चेक ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्वालिटी लेड डाउन बाय प्लानिंग डिपार्टमेंट. ओके, सो बेटा इन फंक्शनल फोरमैनशिप हमने देखा कि the task of supervision here is divided into 8 specialist function और हर function is given to a specialist foreman. time and cost clerk क्या करेगा, instruction card clerk क्या करेगा, route clerk is supposed to do what. ठीक है, पर ये वर्कर्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम आ गई. यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं की जा सकती है, वायलेट हो रहा है वो प्रिंसिपल जिसमें देयर मस्ट बी वन बॉस ऑफ ईच सबऑर्डिनेट. ओके, ठीक है, चलो, होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ कम्स दी सेकेंड प्रिंसिपल दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. इसे वर्क स्टडी भी बोलते हैं, राइट. सो व्हाट इज देयर इन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. इसमें दो वर्ड्स हैं बेटा, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड का ध्यान रखना, और सिंपल करना काम को, वर्क को. वर्क की बात हो रही है यहाँ पर. If we are talking about standardization, so standardization of work refers to the process of setting standard of every industrial activity to maximize output. This is the second principle, that is standardization and simplification of वर्क. ठीक है, इस स्टैंडर्डाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन की, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, फॉर एवरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जहाँ भी काम हो रहा है स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए. if we want to maximize the output. Let's suppose कोई गारमेंट फैक्ट्री है, ठीक है, गारमेंट फैक्ट्री है. इन अ गारमेंट फैक्ट्री स्टैंडर्ड टाइम में बी फिक्स्ड फॉर स्टिचिंग अ गारमेंट. गारमेंट फैक्ट्री में तो पता नहीं कितने कपड़े बनते होंगे. अगर हम टाइम सेट ना करें तो एक एम्प्लॉई बस स्टिच करता रह जाएगा, पूरा दिन लगा लेगा कि भाई मुझे तो पूरा दिन लग गया है एक सूट स्टिच करने में. तो देयर मस्ट बी there may be standard time may be fixed for stitching a garment. गारमेंट को स्टिच करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए. अगर वर्कर उस स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम ले रहा है तो करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए उसको चेक करने के लिए. साइंटिफिक मैनेजमेंट इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन. हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, राइट. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए जिस मशीनरी पे काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल में भी स्टैंडर्ड होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन का, ये देखिए आप. There are few objectives of standardization: to reduce the given line of product to fixed type, size and characteristics. टाइप फिक्स कर देना, आप इस टाइप का फैब्रिक यूज़ करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर इंडिविजुअल को बता दिया, आप कॉटन यूज़ करेंगे, आप लिनन यूज़ करेंगे, ऐसे सबको फैब्रिक दे दिया. आप सिल्क यूज़ करोगे, साइज़ अलॉट कर दिए ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो. आपके पास ये साइज़ रहेगा, आपके पास ये साइज़ रहेगा, आपके पास मीडियम साइज़ रहेगा, आपके पास लार्ज साइज़ रहेगा. कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फैब्रिक का कैरेक्टरिस्टिक्स उनको पता होना चाहिए.
हाँ, अगर ये स्टैंडर्ड इसमें सब चीज़ों में सेट कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं होगी किसी चीज़ की. टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल. अब ऑब्वियसली सबको पता है कि किसके पास कौन सा फैब्रिक है, क्या साइज़ उनको लेना है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सीलेंस और क्वालिटी आएगा मटेरियल में आएगा, मटेरियल में होना चाहिए, तो वो अपने आप ही काम अच्छा होगा. स्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन्स. अगर मैन को और मशीन्स को पता है उनको क्या काम करना है तो अपने आप परफॉर्मेंस अच्छी होगी. तो मतलब स्टैंडर्ड, देखो परफॉर्मेंस तो कार के व्हील से समझ लो ना, असेंबली चेन रुक जाती है. असेंबली चेन रुक जाती है हर चीज़ से. अगर आपने व्हील लगाया और असेंबली चेन ने एक टाइम दिया, स्टैंडर्ड टाइम सेट किया, वो रुक गया, नहीं तो पूरा दिन ही लेबर उस पर काम करती रहेगी. क्वालिटी नहीं आएगी, क्वांटिटी नहीं बनेगी, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं होती है. So the management must carry out work study to standardize and simplify work in order to increase efficiency. स्टैंडर्ड लाना बहुत ज़रूरी है. हर वर्कर को पता होना चाहिए वो किस टाइप पे, किस साइज़ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटी और एक्सीलेंस कैसे मेंटेन हो, परफॉर्मेंस होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी. स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए मैन और मशीन्स का, व्हाट यू आर सपोज टू डू ऑन विच मशीन यू आर सपोज टू डू, राइट. Okay, this was, we are learning about standardization. All right, now comes simplification. ठीक है बेटा. What is there in simplification? काम को आसान करना. It involve elimination of unnecessary diversity ऑफ प्रोडक्ट, चाहे वो साइज़ में हो प्रोडक्ट के, चाहे वेराइटीज़ में हो. अननेसेसरी एलिमिनेशन रिमूव कर देना. बाय सिंप्लीफाइंग द टास्क देयर विल बी इकोनॉमी इन यूज़ ऑफ मशीन, अच्छे से यूज़ होगी, लेबर, स्टॉक, मेंटेनेंस हो जाएगी चीज़ों की, राइट. इट विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट क्वालिटी, अच्छी आएगी प्रोडक्ट की, और कॉस्ट में भी रिडक्शन होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक USA में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पेपर को मैन्युफैक्चर करती हैं, उन्होंने अपने पेपर की वैराइटीज़ 2000 वैराइटीज़ थी उनके पास पेपर की. अब इसके लिए कितनी लेबर चाहिए, कितना सारा काम चाहिए, अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. कई बार मशीन वर्क नहीं करती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम पे काम पूरा नहीं होता है. सो व्हाट दे डिड, इन्होंने इससे रिड्यूस करके वैरायटी 200 कर दिया. पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी in the USA reduced its variety of papers from 2000 to 200 which brought significant efficiency. लेबर ने काम अच्छा करना शुरू कर दिया, इकोनॉमी बढ़ी कंपनी की, एफिशिएंसी से काम हुआ, राइट. सो काम को आसान करना ज़्यादा ठीक रहता है इंस्टीड कि ये भी कर लो और वो भी कर लो. उसमें ना तो आपकी प्रोडक्शन अच्छी होती है, ना लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा लगती है, इकोनॉमी इफेक्ट होती है. ठीक है, हो सकता है 6 एम्प्लॉयज़ ना हो, बनाना तो 2000 के आप 5000 बना लो, क्वालिटी नहीं आ पा रही है, उसका क्या फ़ायदा. सो द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल वॉज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. हर काम का एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड होना चाहिए, हर काम के लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए. काम को आसान करना चाहिए, ये देखना चाहिए हाउ वी कैन सिंप्लीफाई द वर्क, एंड हाउ वी कैन सिंप्लीफाई द वर्क बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, साइज और वेराइटीज़ जिनसे हमें लग रहा है कि प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है या लेबर कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, मटेरियल ज़्यादा चाहिए, इंस्टेड हम गुड क्वालिटी मैन्युफैक्चर कर सकें. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.